एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। जी हाँ, बॉटलनेक हिंडर्स इंडिया M&A बूम, गवर्नमेंट्स फास्ट ट्रैक फ्रेमवर्क इग्नोर्स द रियल प्रॉब्लम। तो न्यूज़ क्या आने वाली है, भारत में M&A यानी कि जो मर्जर्स एंड एक्विजिशन है उनका आकार बढ़ रहा है, लेकिन डील क्लोजर की गति घट रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो क्वार्टर थर्ड की 2025 में डील वैल्यू $14 बिलियन की 50 यानी % वाई वृद्धि हुई है, यानी कि उसी पे डील्स की संख्या घटी है। ऐसा क्यों हो रहा है? तो इसका प्रमुख कारण है नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी कि एनसीएलटी में बढ़ती देरी। What you need to know, India's M&A market saw 14 billion in quarter third 2025 from fewer large deals. However, the NCLT it's a bottleneck, prologuing merger approvals to over a year due to procedural delays and regulators observations. Note case complexity. While new reforms expand fast track mergers, the main approval track and its underlying regulatory issue largely remain understand। मतलब यहाँ पे बताया गया है कि जो क्वार्टर थर्ड 2025 की रिपोर्ट आई है उसमें $14 बिलियन की फीवर मिल रहा है, उसमें बहुत ज़्यादा डीले शामिल है। जो कुछ हो पर इसे बॉटलनेक और जो मतलब जो कंपनीज है उसके फास्ट ट्रैकिंग मैनेजर्स के उनका रिफॉर्म करने के लिए, न्यू रिफॉर्म बनाने के लिए ये अप्रूवल किया जाएगा। तो इसकी आखिरकार M&A का आर्थिक महत्व क्या है? तो शेयरधारकों को वास्तविक एग्जिट प्रदान करना और कंपनियों को आकार बढ़ाने, लागत घटाने और प्रतिस्पर्धा बनाने में मदद मिलती है, जो इजी ऑफ डूइंग बिजनेस और निवेश आकर्षण में अहम भूमिका निभाता है। जो $7.3 ट्रिलियन है उसकी अर्थव्यवस्था के लक्ष्य के लिए कॉरपोरेट पुनर्गठन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। एनसीएलटी की भूमिका और अपेक्षित टाइमलाइन क्या है? तो आदर्श प्रक्रिया तो कानून के अनुसार 90 और 120 दिन की होती है कुल समय। तो फर्स्ट मोशन में यानी कि पहली गति में ये बैठक और वोटिंग की अनुमति होती है। 30 दिन में नियामकों की आपत्तियां होती है और सेकंड मोशन में अंतिम स्वीकृति होती है, यानी कि 2 स्टेज में होती है। अब द एनसीएलटी मैनेजर मर्जर टाइमलाइन वेयर द मंथ एगो। तो जो ये टिपिकल टाइम ऑफ सेंक्शनड केसेस तो क्या है, ये 3 मंथ की है, जिसमें फर्स्ट मोशन फिलिंग हुआ था, जिसमें क्या बता रखा है ये, आई थिंक आई कांट अंडरस्टैंड। सेकंड मंथ था, उसमें सेकंड मोशन भी फिलिंग हो गया था, फिर 8 मंथ बाद ये भी हो गया था। मतलब इसका ये चार्ट है जो ऐसे कुछ चल रहा है। 13 मंथ का यहाँ पे लगाया हुआ है। उसके बाद वास्तविक स्थिति क्या है? तो औसत समय 13 से 16 महीने है। 25% मामलों में 19 महीने से अधिक है। संस्थागत असमानता तो अलग अलग एनसीएलटी बेंच में भारी अंतर है। मतलब बेंगलुरु में 20 महीने में 87% मामले हैं 1 वर्ष के अंदर, और अहमदाबाद हैदराबाद में 10 महीने, यानी कि सम लॉ डिफरेंट ऑक्टोमस गवर्नमेंट्स फेलियर। यहाँ पे गवर्नमेंट का फेलियर देखने को मिल रहा है। क्या जटिलता का कारण है इस? तो नहीं, ये सरल विलय कंपोजिट स्कीम डीमर्ज है, सभी में लगभग समान देरी लगती है। संकेत समस्या न्यायिक नहीं है, प्रक्रियागत है। असली बॉटलनेक कहाँ है? कोर प्रॉब्लम तो ये है। तो नियामकी की देरी, इसमें 30% मामले में नियामकों की आपत्तियां हैं। बिना आपत्ति 11 महीने और आपत्ति के साथ 17 महीने। प्रमुख नियामक रीजनल डायरेक्टर जो MCA है वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और ROC को बताया गया है। इसका परिणाम 92% स्कीम अंततः स्वीकृत है, केवल 1% खारिज की गई है। देरी सार्थक जांच नहीं, प्रोसीड्यूरल फॉर्मेलिटीज होती है। उसी के साथ सरकार का समाधान क्या है फास्ट ट्रैक मैनेजर को लेके? तो कंपनीज अमेंडमेंट रूल 2025 निम्न को एनसीएलटी से छूट मिली है, यानी कि 200 करोड़ से कम उधार वाली जो अनलिस्टेड कंपनियां हैं वो होल्डिंग सब्सिडरी मर्जर फॉलो सब्सिडरी रेस्ट्रिक्टिंग, उसके साथ अप्रूवल सीधे रीजनल डायरेक्टर से लिया जाएगा। क्या ये समाधान पर्याप्त है? तो सकारात्मक पहलू देखें तो छोटे और समूह के मामलों में तेजी हो सकती है, एनसीएलटी पर बोझ कम होगा। इसकी सीमाएं यानी कि शेयरधारक बैठक बचाने के से केवल 2 महीने की बचत करेगी, नियामक आपत्तियां बचने से 5 से 6 महीने की बचत होती।
केवल 7 रीजनल डायरेक्टर पूरे देश के लिए क्यूई हटाने की बजाय शिफ्ट होने का खतरा यहाँ पे होगा। संवैधानिक शासन से जुड़े मुद्दे, तो ट्रिब्यूनलाइजेशन का संकट बढ़ेगा। न्यायिक स्वतंत्रता बनाम कार्यपालिका का हस्तक्षेप। सुप्रीम कोर्ट का निर्देश, एनसीएलटी के केवल रबर स्टैंप नहीं बनाना चाहिए, पर जब 92% मामलों को में मंजूरी मिलती है तो डिले विदाउट वैल्यू एडिशन होना चाहिए। ईजी ऑफ डूइंग बिजनेस पर प्रभाव, यानी कि निवेशकों में अनिश्चितता, छोटे सौदे हतोत्साहित होते हैं। भारत की तुलना में सिंगापुर, यूके 3-6 महीने में विलय हो जाएंगे। भारत की रेगुलेटरी क्रेडिबिलिटी पर इसका इम्पेक्ट होगा। आगे का रास्ता क्या है, तो नियामकों के लिए कठोर 30 दिन समय सीमा, डीम्ड क्लियरेंस और एनसीएलटी में जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बढ़ाना, रेगुलेटरी ऑब्जर्वेशन को रिस्क बेस्ड बनाना, सिंगल विंडोज डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना, पोस्ट मर्ज ऑडिट बनाना जिसमें प्री मर्जर स्क्रूटिनी कम हो। उसी के साथ कंक्लूजन, भारत ने फास्ट ट्रैक बना लिए हैं लेकिन मेन ट्रैक अभी भी टूटा हुआ है। जब तक एनसीएलटी और नियामक संस्कृति नहीं सुधरेगी तब तक बड़े सपनों की अर्थव्यवस्था छोटी प्रक्रियाओं में अटकी रहेगी। जय हिंद, जय भारत। असुविधा हुई हो तो माफ़ कीजिए। Thanks for watch.